हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में पैथोफिजियोलॉजी बीपी 204T के 30 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम में जाने से पहले आप इन 300 क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनमें से आपको अधिकतर एग्जाम में मिल जाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसके बारे में अगर बात करें तो ये है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो हमारी फीडबैक मैकेनिज्म है उसके ऊपर शॉर्ट में आपको एक नोट लिखना है। तो अगर हम लोग इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का हमारा डिज़ायर्ड कह सकते हैं वो लेवल या जो हमारी वो लिमिट है उसको मेंटेन करने की जो हमारी मैकेनिज्म है वो हमारी सिंपली फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होता है, उसका जो वहाँ पे हमारा वो नॉर्मल जो लेवल है उससे अगर इंक्रीज हो जाता है या उससे डिक्रीज होता है तो फिर हमारा यहाँ पे फीडबैक जो मैकेनिज्म है वो हमें ट्रिगर्ड होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और जो हमारी फीडबैक यहाँ पे मैकेनिज्म है ये हमें दो प्रकार की देखने को मिलती है। पहली है पॉजिटिव और दूसरी है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हार्मोन्स का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारी जो होती है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो यहाँ पे एक्टिवेट होती है, वो हार्मोन्स के लेवल को यहाँ पे कम करती है। और अगर हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है तो फिर हमारी पॉजिटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होती है और फिर वो हमारे हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाने का सिंपली यहाँ पे काम करती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिफाइन कीमोटैक्सिस। तो हमारा कीमोटैक्सिस क्या है, इसको हमें शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर आंसर के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर अगर वहाँ पे सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो फिर उसका जो वहाँ पे ग्रेडियंट हमें डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ग्रेडियंट के हमारे डायरेक्शन में हमें अपने जो होते हैं मोटाइल सेल्स या ऑर्गेनिज्म है या उसके पार्ट वगैरह हैं उनका मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और ये जो फिनोमिना है ये सिंपली हमारा कीमोटैक्सिस यहाँ पे कहलाता है। और इसको 1888 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वुलिबर, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ये देखा था कि जब हमारे बॉडी में कहीं पे इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहाँ पे जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं उनका हमें मूवमेंट होते हुए देखने को मिलता है। मीन्स अगर हमारा हम कहें कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पे कोई फोड़ा वगैरह हो जाता है तो क्या होता है कि फिर वहाँ पे हमें जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं WBC हैं उनका वहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और जब वो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो फिर हमें पस का फॉर्मेशन वहाँ पे होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए नोट ऑन द एक्यूट रीनल फेल्योर। तो जो हमारा एक्यूट रीनल फेल्योर है उसके ऊपर शॉर्ट में आपको एक नोट लिखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एक्यूट किडनी इंजरी है जिसको हम लोग AKI से भी इंडिकेट करते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे एक्यूट रीनल फेल्योर ARF से भी यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा होता है ब्लड उसका जो फिल्ट्रेशन की हमारी प्रोसेस होती है वो हमें अचानक अपने जो किडनी है उससे स्टॉप होते हुए देखने को मिलती है। या हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे किडनी है वो हमारे ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट वगैरह होते हैं वो फिर हमें अपने ब्लड में अक्यूमुलेशन उसका होते हुए हमें वो देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में हमारा जो वहाँ पे किडनी है उसको प्रॉपरली फिल्टर यहाँ पे वो नहीं कर पाता है। तो हमारा जो हमारे यहाँ पे वेस्ट हैं जब वो अक्यूमुलेट होते हैं तो अगर उसका जो लेवल है वो वहाँ पे वो डेंजरस हो जाता है तो फिर हमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स इससे एसोसिएटेड होते हुए देखने को मिलते हैं। ये हमारा जो एक्यूट रीनल फेल्योर है इसको हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स में कर सकते हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा कहलाता है हमारा प्री रीनल, दूसरा है हमारा कहलाता है हमारा रीनल और तीसरा है पोस्ट रीनल। तो ये हमारे 3 हमारे यहाँ पे एक्यूट रीनल फेल्योर के टाइप होते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन सीजोफ्रेनिया। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमारा होता है सीजो हमारा फ्रेनिया है वो क्या होता है, तो आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो ये एक प्रकार का हमारा मेंटल जो डिसऑर्डर है वो यहाँ पे होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पेशेंट की जो थॉट की प्रोसेस होती है उसका जो वहाँ पे कह सकते हैं परसेप्शन है या उसका जो वहाँ पे होता है इमोशनल या जो उसका वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन है वो हमें यहाँ पे डिस्ट्रप्शन उसका देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में ये अक्सर हमें यहाँ पे हमारे 2 न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, एक है हमारा डोपामिन, दूसरा है हमारा यहाँ पे वो सेरोटोनिन, अगर उनका जो लेवल है उसमें चेंजेज आते हैं तो फिर हमें यहाँ पे जो होता है यहाँ पे सिजोफ्रेनिया वो अपने पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन नियोप्लाज्म। तो जो हमारा नियोप्लाज्म है वो क्या होता है, इसको शॉर्ट में आपको
डिफाइन करना है। तो अगर आंसर के बारे में बात करते हैं तो जब हमारा जो सेल्स है उसका जो डिवीज़न है वो हमें अपने बॉडी में रैपिड होते हुए देखने को प्राप्त होता है, तो फिर हमारे वहाँ पे जो होते हैं वो टिश्यूज़ का ग्रोथ वो हमें एबनॉर्मल होते हुए देखने को प्राप्त होता है, और ये जो कंडीशन है ये हमारा नियोप्लाज्म सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जब हमारा बॉडी में जो सेल का डिवीज़न है अगर वो तेज़ी से हो रहा है और उससे वहाँ पे हमें एबनॉर्मल जो टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ अगर होते हुए देखने को मिल रही है तो वो हमारा सिंपली नियोप्लाज्म की जो कंडीशन है वो कहलाती है। और इसमें जो हमारे सेल्स यहाँ पे होते हैं वो डेवलप होते हैं, उनमें हमें म्यूटेशन भी देखने को मिलता है। और ये हमारी जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पे हम कह सकते हैं किन कारणों से डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। तो अगर हमारा जो पेशेंट है वो वहाँ पे रेडिएशन या जो हमारे होते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं उससे अगर एक्सपोज्ड होता है, उसके अंदर कोई हमारी वो जेनेटिक अगर दिक्कत आ जाती है, उसकी अगर जो डाइट है वो ठीक नहीं है, स्ट्रेस की अगर कंडीशन में भी ये होता है, इन्फ्लेमेशन अगर कोई हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, या अगर कह सकते हैं वो लोकल किसी भी प्रकार का जो ट्रॉमा या इंजरी अगर उसको हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे नियोप्लाज्म डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ द जेंथीन ऑक्सीडेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द गाउट। तो जो हमारा एंजाइम है जेंथीन ऑक्सीडेज उसका हमारे गाउट के डेवलपमेंट में क्या रोल होता है उसको शॉर्ट में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर सीवियर जो लीवर का डैमेज है वो हो जाता है तो फिर हमें जेंथीन ऑक्सीडेज अपने ब्लड में रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। और ये जेंथीन ऑक्सीडेज एक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। ये क्या करता है कि जो हमारा यहाँ पे हाइपोजेंथीन है उसका जो हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस है जिससे जेंथीन का फॉर्मेशन होता है उसको यहाँ पे कैटालाइज करता है। और ये सेम एंजाइम ही हमारा जेंथीन से जो यूरिक एसिड का हमारा फॉर्मेशन की रिएक्शन है उसको भी कैटालाइज करने का यहाँ पे काम करता है। तो अगर हमारा जो यहाँ पे बॉडी है उसके अंदर जो यूरिक एसिड है उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन अगर होता है या उसका वहाँ पे अगर प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है तो फिर हमारी कंडीशन जो डेवलप होती है वो हाइपर यूरिसीमिया कहलाती है। और जब हमारा जो हाइपर यहाँ पे यूरिसीमिया है जब सीवियर हो जाता है तो फिर वो हमारे बॉडी के अंदर गाउट को कॉज करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा गाउट है उसके डेवलपमेंट में जेंथीन ऑक्सीडेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन द ग्रेविस डिजीज। तो जो हमारा ग्रेविस डिजीज है उसके ऊपर शॉर्ट में हमें एक नोट यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम लोग इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारी डिजीज है ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक यहाँ पे डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो थायराइड हार्मोन्स वगैरह हैं उसका हमें ओवर प्रोडक्शन होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारा अगर थायराइड हार्मोन्स का हमारे बॉडी के अंदर ओवर प्रोडक्शन होता है तो वो हमारा हाइपरथायराइडिज्म की जो कंडीशन है वो यहाँ पे कहलाती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारी डिजीज है इसका नाम जो हमारा वो ग्रेविस यहाँ पे कहाँ से आया, तो एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ग्रेविस। उन्होंने इस जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं हाइपरथायराइडिज्म का जो हमारी कंडीशन है उसको पहली बार इन्होंने वो डिस्कस किया था। तो इनके ही नाम पे इसका नाम ग्रेविस जो डिजीज है वो यहाँ पे रखा गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा डिफाइन स्ट्रोक एंड हीमोरेज। तो यहाँ पे स्ट्रोक और हीमोरेज को हमें डिफाइन करना है। तो आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं हमारा हीमोरेजिक जो स्ट्रोक होता है ये एक हमारी काफ़ी लेस कॉमन कंडीशन होती है और ये हमें तब डेवलप होते हुए देखने को मिलती है जब हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड की वेसल्स हैं अगर वो ब्रेक हो जाती हैं और हमारे जो ब्रेन में ब्लीडिंग अगर होती है तो उस कंडीशन में हमें ये कंडीशन डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग जो हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड के क्लॉट्स का फॉर्मेशन अगर होता है तो वो स्ट्रोक की कंडीशन को वहाँ पे वो डेवलप करता है। और अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है हीमोरेजिक स्ट्रोक उसके बारे में बात करते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लीडिंग है वो होती है जिसके कारण हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन यहाँ पे नहीं कर पाता है। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कॉजेज
फॉर डेवलपमेंट ऑफ द जॉइंटिस। तो जो हमारा जॉइंटिस है उसको डेवलप होने के क्या क्या हमारे कॉजेज होते हैं उसके बारे में बात करें तो अगर हम लोग इस कंडीशन बात करते हैं तो जो हमारा जॉइंटिस है ये एक ऐसी हमारी प्रॉब्लम है जो कि हमारे लीवर और बाइल डक्ट से एसोसिएटेड होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग जॉइंटिस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हमारा लीवर प्रॉपरली फंक्शन अगर हम एक तो वो नहीं कर पाता है तो फिर क्या होता है कि एक हमारा जो वेस्ट मटेरियल है जो कि बिलिरुबिन कहलाता है वो हमें अपने ब्लड में डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि अगर हमारी जो आरबीसीज हैं उनका जो वहाँ पे डेथ है अगर वो वहाँ पे तेज़ी से हो रहा है अगर हमारे बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में हमें ये कंडीशन डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज जॉइंटिस एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो जो हमारी जॉइंटिस है वो क्या होती है उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है और इसके हमारे क्या क्या अलग अलग टाइप्स हैं उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग जो जॉइंटिस है उसके बारे में बात करते हैं तो अगेन ये हमारी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लीवर और हमारे बाइल डक्ट से एसोसिएटेड होते हुए हमें देखने को प्राप्त होती है। इसमें हमारा लीवर प्रॉपरली फंक्शन यहाँ पे वो नहीं कर पाता है जिसके कारण कि जो हमारा एक है वेस्ट मटेरियल जो कि हमारा बिलिरुबिन कहलाता है उसका हमें ब्लड में अकुमुलेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और फिर हमारा जो पेशेंट है उसकी जो स्किन है आइज़ है उसका जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन वो हमें वहाँ पे येलो होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे होता है प्री जो हिपैटिक है वो हो सकता है, हमारा जो होता है हिपैटोसेलुलर टाइप वो हो सकता है, या पोस्ट हिपैटिक जो जॉइंटिस है वो हमें यहाँ पे होते हुए अपने पेशेंट को देखने को प्राप्त होता है। ये तीन इसके सिंपली टाइप्स होते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गिव द कॉजेटिव एजेंट एंड साइन ऑफ द लेप्रोसी। तो जो हमारा लेप्रोसी है उसका क्या कॉजेटिव एजेंट है उसके बारे में लिखना है और इसके क्या क्या साइंस सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है हैंसेंस डिजीज या इसको हम लोग लेप्रोसी के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, ये अगर हमारा जो बॉडी है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है और इसके कारण जो हमारा बैक्टीरिया है जिसका नाम है यहाँ पे कहलाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, अगर उसके हमारे बॉडी के अंदर स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है तो ये जो कंडीशन है ये लेप्रोसी यहाँ पे कहलाता है। ये हमारी जो नर्व्स हैं, स्किन, आई और हमारी जो नोज़ की लाइनिंग्स वगैरह होती हैं उनको यहाँ पे अफेक्ट करने का काम करता है। और ये हमारा एक तरह का अगर इसको हम लोग जो अर्ली स्टेज में इसकी डायग्नोसिस कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो ये एक ऐसी हमारी डिजीज़ है जो कि आसानी से क्योर्ड हो सकती है, सही हो सकती है। तो अगर हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो स्किन है उसमें हमें यहाँ पे लाल लाल जो पैचेज हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्किन का हमारा वो पिगमेंटेशन है वो उसका हमें लॉस होते हुए हमें देखने को मिलता है। ये जो हमारे यहाँ पे फॉर्म होते हैं पैचेज स्किन के ऊपर, उनके अंदर का जो सेंसेशन है वो हमें वहाँ पे कम होते हुए देखने को मिलता है या अपसेंट होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हमारे हैंड्स जो हैं, फीट है, आर्म है और हमारे लेग है, उनमें हमें यहाँ पे वो नंबनेस या टाइटनेस होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो ये हमारा यहाँ पे जो लेप्रोसी है उसका हमारा कॉजेटिव जो एजेंट है उसको आप आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं और उसके क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हैं उसको यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा डिफाइन द सेलुलर एडॉप्टेशन। तो जो हमारा सेलुलर एडॉप्टेशन है उसके बारे में शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम लोग इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई हमारे वो काफ़ी सारे स्टिमुलाई होते हैं या हमारा जो वहाँ इन्वायरमेंट है अगर उसमें कोई भी अगर वहाँ पे चेंज होता है तो फिर हमारा जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं फिर उसको अडॉप्ट करने का वहाँ पे काम करते हैं, उसके लिए वो वहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं और ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे जो सेलुलर एडॉप्टेशन है वो कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके जो हमारा यहाँ पे होता है एडॉप्टेशन उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा हाइपरट्रॉफी है वो आ जाता है, जिसमें हमारी जो अलग अलग सेल्स हैं उनका जो साइज है वो हमें इनलार्ज होते हुए बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारा जो हाइपरप्लेसिया है वो भी इसके अंतर्गत आता है, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। एट्रॉफी है उसमें हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स के नंबर हैं वो डिक्रीज होते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। हमारा यहाँ पे जो होता है मेटाप्लेसिया, उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि एक एपिथेलियल हमें दूसरे एपिथेलियल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। और हमारा जो यहाँ पे वो डिस्प्लेसिया है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो फिर हमारे जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें उसमें ग्रोथ में जो हमारा वो डिसऑर्डर्स
हैं वो सिंपली देखने को मिलते हैं। तो ये सब हमारे जो अलग अलग हमारे स्टिमुलाई हैं, और अगर इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो फिर हमारी जो सेल्स हैं उसको वहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करती है, और ये हमारा जो सेल का हमारा एडॉप्टेशन की प्रोसेस है वो सिंपली यहाँ पे कहलाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन। तो इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा मतलब अंदर, जो सेल्स हैं उसके अंदर अगर किसी भी चीज़ का अकोमुलेशन होता है तो वो सिंपली हमारा इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन कहलाता है। तो हमारे कह सकते हैं कि हमारे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर उसका एबनॉर्मल अकोमुलेशन अगर हमें देखने को प्राप्त होता है तो ये हमारा यहाँ पे सिंपली इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन होता है। ये हमारी जो कुछ कंडीशन है उनमें हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो हमारे यहाँ पे सब्सटेंस हैं ये हार्मलेस भी हो सकते हैं, या इससे हमें अपने सेल्स में इंजरी भी होते हुए देखने को प्राप्त हो सकती है। तो अक्सर ये होता है कि ये जो हमारे सब्सटेंस हैं, ये जो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उसके अंदर इसका अकोमुलेशन होता है, हमारे सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स वगैरह है उनके अंदर अकोमुलेशन हो सकता है, या जो हमारा सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर हमें इन सब्सटेंस का अकोमुलेशन होते हुए देखने को प्राप्त हो सकता है। और ये हमारे लिए हार्मलेस भी हो सकते हैं, और ये हमारे सेल में इंजरी को भी कॉज कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये है हमारा डिस्क्राइब मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन इन ब्रीफ। तो जो हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन है उसको हमें शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है। तो अगर इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो सिंपली जो हमारा हार्ट अटैक होता है उसी को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मेडिकली मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन के नाम से हम लोग इंडिकेट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की जो यहाँ पे मसल्स हैं उसमें वो हमें यहाँ पे डेड होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं, और ये ऐसा इसलिए होता है कि अगर वहाँ पे ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो फिर हमारी जो हार्ट की सेल्स है या हार्ट की मसल्स हैं वो हमें यहाँ पे उसका जो डेथ है वो देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में ये इसलिए हमारा एक तरह से कॉज होता है क्योंकि अगर हमारी आर्टरीज वगैरह है अगर उनमें किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज हो जाता है तो फिर हमारा जो हार्ट है उसमें ब्लड का फ्लो इंटरप्ट हो जाता है, और जिसके कारण कि हमें जो हमारा यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन या हार्ट अटैक है वो डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। और अगर इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारा यहाँ पे होता है जो एस्टिव सेगमेंट है उसका अगर यहाँ पे एलिवेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हमें मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। जो हमारा यहाँ पे होता है नॉन एस्टिव जो हमारा सेगमेंट है अगर वो वहाँ पे हमें एक तरह से एलिवेटेड होते हुए देखने को मिलता है तो वो भी हमारा एक प्रकार का जो होता है मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन वो यहाँ पे कहलाता है। हमारा वो कोरोनरी जो स्पाज्म है या हमारा हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल जो अनीमिया है उसके कारण भी हमें जो हमारा यहाँ पे होता है मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन वो होता है। तो ये इसके हमारे सिंपली 3 टाइप्स होते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन द हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है उसके ऊपर आपको शॉर्ट में एक यहाँ पे नोट लिखना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे हीमोफीलिया है ये एक प्रकार का हमारा जो ब्लीडिंग है उससे एसोसिएटेड हमारा जो डिसऑर्डर है वो यहाँ पे होता है। इसमें हमारे ब्लड में क्लॉट का फॉर्मेशन अगर प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो वो सिंपली हमारा हीमोफीलिया यहाँ पे कहलाता है। तो इसमें हमारे पेशेंट के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग भी हमें देखने को प्राप्त हो सकती है, या उसके किसी भी प्रकार की अगर इंजरी हो जाती है या उसके हम करते हैं वो सर्जरी वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में हमें ब्लीडिंग पेशेंट के अंदर देखने को ज़्यादा प्राप्त होती है। तो हमारा जो ब्लड है उसके अंदर हमारे वो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटीन्स हैं जो कि एक प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर की तरह हमारे ब्लड में काम करते हैं, और ये हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप करने का सिंपली काम करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा हीमोफीलिया है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा यहाँ पे फैक्टर 8 है और जो हमारा फैक्टर 9 है, अगर उसका हमारे ब्लड में जो लेवल है वो कम हो जाता है तो फिर हमारे ब्लड में क्लॉट का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि हमें हीमोफीलिया की कंडीशन अपने पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन एंजियोजेनेसिस। तो हमारा एंजियोजेनेसिस क्या है उसको हमें शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो हमारे ब्लड वेसल्स का जो फॉर्मेशन है वो प्रोसेस हमारा एंजियोजेनेसिस यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का जो ट्यूमर वगैरह है वो अगर वो डेवलप होता है, जो हमारा वो ट्यूमर है वो क्या होता है कि हमारा जो वहाँ पे अनवांटेड हमारे वो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन या जो हमारे सेल्स का फॉर्मेशन अगर वहाँ पे होता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे हमें अपने जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी ग्रोथ सिंपली देखने को प्राप्त होती है। और ये जो हमारे हम कह सकते हैं कि हमारे वो न्यू ब्लड वेसल्स की ग्रोथ जो होती है हमारे वो ट्यूमर में, वो हमारा यहाँ पे सिंपली एंजियोजेनेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये हमारे जो वहाँ पे वो ट्यूमर्स होते हैं उनके
उनके अंदर से कुछ जो हमारे केमिकल्स हैं वो जब रिलीज होते हैं तो फिर वो इसको यहाँ पे कॉज करते हैं, या जो हमारी होस्ट वो सेल्स होती हैं जिनके पास में हमारा वो ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है, उसके थ्रू हमें यहाँ पे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 17, राइट ए नोट ऑन द रोल ऑफ द इंटरल्यूकिन्स इन द इन्फ्लामेशन प्रोसेस। तो जो हमारा इंटरल्यूकिन है उसका हमारे इन्फ्लामेशन प्रोसेस में क्या रोल होता है उसको हमें यहाँ पे शॉर्ट में वो लिखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे इंटरल्यूकिन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इनका जो हमारा मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि ये हमारा जो इन्फ्लामेशन है या जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स है उसके थ्रू हमारे जो ग्रोथ है उसको यहाँ पे मॉडुलेट करने का काम करते हैं। वो डिफ्रेंसिएशन और एक्टिवेशन का काम सिंपली यहाँ पे करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे इंटरल्यूकिन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर जो अलग अलग रिएक्शंस हैं उनको यहाँ पे सिंपली इलिसिट करने का, उनको कराने का सिंपली यहाँ पे एक तरह से काम करते हैं। और इनकी जो हमारे होते हैं सेल्स के जो हमारी सरफेस है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उनसे इनकी अफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और फिर वो इस पे यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं और फिर हमारी अलग अलग जो यहाँ पे प्रोसेस हैं उनको सिंपली कराने का काम करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन द हाइपोथायराइडिज्म एंड पॉसिबल रीजंस फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो हमारा हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और इसके कौन कौन से रीजंस होते हैं उसके बारे में शॉर्ट में यहाँ पे हमें लिखना है। तो अगर हम लोग आंसर के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारा जो होता है वो थायराइड ग्लैंड होता है वो अगर हार्मोन्स को प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में हमारी कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पे कहलाती है। हाइपो मतलब कम और हमारा वो थायराइडिज्म मतलब हमारे जो अगर जो वहाँ पे वो थायराइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से होते हुए देखने को मिलता है, अगर वो वहाँ पे कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारी जो हमारा डिसऑर्डर है वो हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पे कहलाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा अधिकतर जो हमारा होता है ऑटो इम्यून जो हमारी वो डिजीजेज होती हैं उसके कारण हमें यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे होता है हमारा हैशिमेटो हमारा जो होता है वो थायरॉइडिटी उसके थ्रू जो कि एक हमारा ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है वो है, उसके कारण हमें अधिकतर हाइपोथायराइडिज्म अपने बॉडी में डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्यूबरकुलोसिस। तो हमें ट्यूबरकुलोसिस को यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग इसके बारे में जानते ही हैं, जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है उसको हम लोग सिंपली जो टीबी है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये हमारा एक जो बैक्टीरिया है जो कि कहलाता है माइको और बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके थ्रू हमें कॉज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये अधिकतर जो हमारा होता है वो लंग है उसको यहाँ पे अफेक्ट करता है। और ये हमारे और भी जो बॉडी के पार्ट हैं लाइक जो हमारा किडनी है, स्प्लीन है, ब्रेन है, उनको भी ये सिंपली अटैक करने का यहाँ पे काम करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारे किसी भी पेशेंट के अंदर जो टीबी है वो अगर होती है तो उसके हमारे अगर सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो वहाँ पे होता है कह सकते हैं पेशेंट है उसको वहाँ पे जो सिकनेस है या कह सकते हैं वीकनेस है उसकी वहाँ पे फीलिंग होती है, उसके अंदर वेट लॉस होता है, उसका जो वहाँ पे हमें उसके अंदर जो हमारा फीवर है वो डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। और जो हमारा नाइट स्वेट्स है वो हमें उसके अंदर डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। और अगर जो हमारा यहाँ पे होता है वो ट्यूबरकुलोसिस अगर वो हमारे लंग्स के अंदर होता है तो फिर हमारा जो पेशेंट है उसमें वहाँ पे वो कफिंग की उसको वहाँ पे खांसी आना स्टार्ट होती हैं खूब सारी, जो उसका चेस्ट है उसके अंदर उसको वहाँ हल्का हल्का जो पेन है वो होता है और जो कफ है उसके अंदर ब्लड हमें आते हुए देखने को मिलता है। और इसको हम लोग सिंपली जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शॉर्ट नोट ऑन द अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो यहाँ पे आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो अगर आंसर के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा होता है इन्फ्लामेटरी बाउल जो हमारा वो डिजीज है वो यहाँ पे हमारा अल्सरेटिव जो कोलाइटिस है वो होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें यहाँ पे इन्फ्लामेशन या अल्सर हमें कॉज होते हुए सिंपली अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है या जो हमारा रेक्टम है उसकी जो हमारी सबसे अंदर की जो लेयर होती है वहाँ पे हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस होते हुए देखने को मिलता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन CO
पीडी तो जो हमारा सीओपीडी है उसको हमें शॉर्ट में डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग सीओपीडी के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हमारा सीओपीडी कहलाता है। तो ये हमारी ऐसे कुछ ग्रुप्स ऑफ डिजीज़ होती हैं जो कि हमारे एयर फ्लो को सिंपली ब्लॉक करने का काम करती हैं, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को कॉज करने का सिंपली काम करते हैं। तो इसमें जो हमारा होता है यहाँ पे एम्फिसीमिया है या जो हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो हमारे सीओपीडी में हमें इंक्लूड होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग सीओपीडी के बारे में बात करते हैं तो इसका जो मेन कॉज है वो हमारा स्मोकिंग सिंपली यहाँ पे होता है। हमारे जो 10 केसेस आते हैं सीओपीडी के उसमें से 9 हमारे जो वहाँ पे केसेस हैं उनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि उनको स्मोकिंग की हैबिट होती है। तो अगर स्मोक के अंदर हार्मफुल हमारे केमिकल्स होते हैं तो फिर जो हमारा होता है लंग्स, उसके एयरवेज हैं, उनकी जो अंदर की लाइनिंग है, अंदर की जो लेयर है वो हमें सिंपली यहाँ पे डैमेज होते हुए देखने को मिलती है। और इसके कारण कि हमारे पेशेंट के अंदर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो जो हमारा इस्चेमिक हार्ट डिजीज है उसके क्या क्या हमारे कॉजेज होते हैं। तो अगर हम लोग इसके जो हमारे अलग अलग यहाँ पे कॉजेज हैं उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा टोबैको है उससे हमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज देखने को मिल सकता है। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर इस्चेमिक हार्ट जो डिजीज है वो यहाँ पे डेवलप हो सकता है। अगर पेशेंट के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसका अगर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो अगर हाई हो जाता है तो फिर हमें, और अगर जो ट्राइग्लिसराइड है उसका लेवल हाई हो जाता है तो हमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज अपने पेशेंट के अंदर डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। अगर ओबेसिटी उसके अंदर है या उसकी जो होती है फिजिकल एक्टिविटी वो अगर कम है तो उस कंडीशन में हमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज अपने पेशेंट के अंदर डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा डिफाइन मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। तो जो हमारा होता है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया वो यहाँ पे क्या होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है उसके बारे में बात करते हैं तो अगर जो हमारी बोन मैरो है वो अगर जो आरबीसीज को फॉर्म कर रही हैं अगर वो वहाँ पे लार्ज है, स्ट्रक्चरली वो एबनॉर्मल है या वो इमेच्योर आरबीसीज का फॉर्मेशन करती हैं तो फिर वो हमारी कंडीशन यहाँ पे मेगलोब्लास्टिक अनीमिया सिंपली कहलाती है। और अक्सर हमें ये जो कंडीशन है वो अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हमारे पेशेंट के अंदर है तो फिर वो यहाँ पे जो हमारा मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है उसको कॉज करने का काम करता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इनलिस्ट द टाइप ऑफ कैंसर। तो हमारे कौन कौन से कैंसर के टाइप हैं उनको सिंपली आपको यहाँ पे इनलिस्ट करना है। तो अगर हम लोग जो अलग अलग टाइप के कैंसर हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा होता है कार्सिनोमा है, हमारा सेक्रोमा है, हमारा होता है वो लिमेनोमा है, लिम्फोमा है और ल्यूकीमिया है। ये हमारे कैंसर के सिंपली टाइप्स होते हैं। तो अगर हम लोग कार्सिनोमा के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारी जो स्किन है, लंग है, ब्रेस्ट है, हमारा पेनक्रियाज है और भी जो हमारे वहाँ पे ऑर्गन्स और ग्लैंड है उनके अंदर कैंसर अगर होता है तो वो हमारा कार्सिनोमा कहलाता है। अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है वो लिम्फोमाज उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हमारे लिम्फोसाइट के अंदर कैंसर होता है तो वो सिंपली हमारा लिम्फोमा कहलाता है। ल्यूकीमिया हमारा ब्लड का जो कैंसर है वो कहलाता है। अगर हम लोग जो हमारा सैक्रोमा है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये हमारा जो यहाँ बोन है, हमारी जो होती हैं कह सकते हैं कि मसल्स हैं, फैट है, हमारा ब्लड वेसल्स है, हमारे कार्टिलेज वगैरह हैं, उनमें हमें ये डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और भी जो हमारे यहाँ पे सॉफ्ट और हमारे कनेक्टिव जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर अगर कैंसर डेवलप होता है तो वो हमारा सिंपली जो सार्कोमा है वो कहलाता है। और अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है मिलेनोमाज उसके बारे में बात करते हैं तो फिर इसके अंदर क्या है कि हमारे ऐसे सेल्स जिनके अंदर हमारे जो स्किन के पिगमेंट हैं वो बनते हैं, अगर उनमें कैंसर होता है तो फिर हमारा ये यहाँ पे जो होता है मिलेनोमाज वो सिंपली यहाँ पे कहलाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। तो जो हमारा ओस्टियोपोरोसिस है उसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं। तो अगर हम लोग इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो ओस्टियोपोरोसिस क्या है कि ये एक प्रकार की हमारा एक तरह से ऐसी वो डिजीज़ है जिसमें हमारी जो बोन है वो हमें वीक और ब्रिटल होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो अगर हमारा पेशेंट के अंदर जो कैल्शियम है उसका इंटेक अगर वहाँ पे कह सकते हैं वो लंबे समय तक इंटेक अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और जब हमारा जो यहाँ पे एक तरह से बॉडी है उसके अंदर कैल्शियम की जब कमी हो जाती है
तो जो बोन का फॉर्मेशन होता है उसकी जो डेंसिटी है वो हमें कम होते हुए देखने को मिलती है, जिसके कारण कि हमें बोन का लॉस अर्ली देखने को प्राप्त होता है, या हमारे पेशेंट के अंदर जो फ्रैक्चर का रिस्क है वो हमें यहाँ पे हाई होते हुए देखने को मिलता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। तो हमारा जो टाइफाइड है उसका क्या कॉजेटिव एजेंट है, उसके बारे में आपको शॉर्ट में यहाँ पे जो है लिखना है। तो अगर हम लोग जो हमारा टाइफाइड फीवर है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा एक बैक्टीरिया है जो कि साल्मोनेला टिफी कहलाता है, उसके कारण हमें टाइफाइड फीवर अपने पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके बारे में आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है। तो अगर हम लोग एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे जो लोकल हमारा एडिमा है उससे यहाँ पे कैरेक्टराइज करते हैं। वो रेडनेस हमें देखने को प्राप्त होती है, हमारा जो होता है वो टेंडनेस और पेन है वो हमें अपने पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। वहाँ पे टेम्परेचर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है और वहाँ का जो फंक्शन है वो हमें रिस्ट्रिक्टेड होते हुए देखने को मिलता है। और ये हमारे ऐसे यहाँ पे सिम्टम्स हैं जो कि हमारे एक्यूट इन्फ्लामेशन को कैरेक्टराइज करने का काम करते हैं। और जब हमारा यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है वो होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि वो जो हमारे वो टिश्यूज़ होते हैं उनके आसपास हमें ल्यूकोसाइड का एकुमुलेशन होते हुए देखने को मिलता है और हमारा जो वो वहाँ पे वो टिश्यूज़ हैं वो वहाँ पे फर्म और हार्ड होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसके हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे होती हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ प्रिंज मेटल एंजाइना। तो जो हमारा प्रिंज मेटल एंजाइना है वो क्या होता है उसके बारे में शॉर्ट में यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो प्रिंज मेटल एंजाइना है इसमें हमें कह सकते हैं वो रेयर और कह सकते हैं सम टाइम सीवियर टाइप का जो एंजाइना है, चेस्ट पेन है, वो अपने पेशेंट में होते हुए देखने को मिलता है। तो जब हमारा जो वहाँ पे होता है पेशेंट अगर वो एक तरह से वो सो के उठा है या अगर वो रेस्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में अगर हमें जो एंजाइना है वो देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं कि जो जो हमारा पेशेंट है उसको वहाँ पे कह सकते हैं मिडनाइट में या मॉर्निंग के टाइम में अगर हमें एंजाइना देखने को मिलता है तो वो हमारा सिंपली यहाँ पे प्रिंज मेटल एंजाइना जो है कहलाता है। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे जो होता है वेरिएंट एंजाइना उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं। ये हमारा जो होता है एंजाइना हमारा होता है यहाँ पे वर्सेरा उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं, या ये हमारा जो होता है कह सकते हैं वैसोस्पास्टिक एंजाइना उसके नाम से भी हम लोग सिंपली इसको इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हाउ इज विटामिन B12 डिफिशियंसी अनीमिया डिफरेंट फ्रॉम द फोलिक एसिड डिफिशियंसी अनीमिया। तो हमारा जो यहाँ पे जो होता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण जो अनीमिया है वो क्या होता है, और हमारा जो फोलिक एसिड डिफिशियंसी अनीमिया है इनके बीच में क्या अंतर है, इसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी के कारण हमारी अनीमिया है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमें इनफ उसका प्रोडक्शन होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होता है, और ये हमारा जो विटामिन B12 है उसकी डिफिशियंसी के कारण हमें होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे होते हैं फोलिक एसिड हमारी जो डिफिशियंसी अनीमिया है उसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो RBCs हैं वो हमें यहाँ पे जो कह सकते हैं एबनॉर्मली लार्ज फॉर्म होते हुए देखने को मिलती हैं, और जब ये फॉर्म होती हैं तो इनसे जो हमें फंक्शन चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो ये हमारा अंतर है हमारे विटामिन B12 डिफिशियंसी अनीमिया में और फोलिक एसिड डिफिशियंसी अनीमिया में। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द गोनोरोइया। तो गोनोरोइया क्या होता है इसको शॉर्ट में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग गोनोरोइया के बारे में बात करते हैं तो ये एक हमारा बैक्टीरियम है जो कि हमारा कहलाता है वो निसर्सिया गोनोरोइया उसके कारण हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलता है, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हुए हमें देखने को मिलता है। ये हमारा जो होता है हमारा ओरल सेक्स है या हमारा जो होता है एनल सेक्स या जो हमारा होता है वजाइनल सेक्स उसके थ्रू हमें ये यहाँ पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलता है। और इसके अगर सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर जो यूरिनेशन है वो हमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलती है, या उसकी जो अर्जेंसी है वो हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलती है। और उसका जो वहाँ पे होता है पेनिस उसके अंदर से जो डिस्चार्ज है वो हल्का सा जो पस लाइक का डिस्चार्ज हमें देखने को प्राप्त होता है। और इस
कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो उसका वहाँ पे पेनिस की ओपनिंग है उसका हमें वहाँ पे वो डिस्कलरेशन और स्वेलिंग सिंपली वहाँ पे देखने को एक तरह से प्राप्त होती है। और जो उसके वहाँ पे होते वो टेस्टिकुलर्स उसमें भी हमें जो स्वेलिंग और पेन है वो पेशेंट में डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से देख लिया, उनके आंसर्स को भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो आप लोग इसको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बायोकेमिस्ट्री को हम लोगों ने ऐप पे भी डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप जाके जो सारे वीडियोज़ हैं और PDF हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।